विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, कल की वीडियो में हम सुरक्षा परिषद की संगठन और भूमिका के संबंध में परिचर्चा कर रहे थे। आप सभी को विदित है, राष्ट्र संघ के अनुभवों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं के मस्तिष्क में यह धारणा पैदा कर दी कि समूचे विश्व समुदाय के अंदर एक 5 शक्तियों का भी समुदाय विद्यमान और जिनकी मित्रता और मतैक्य पर विश्व की शांति और सुरक्षा कायम रह सकती है। विद्यार्थियों, और इसका परिणाम यह हुआ कि डवाटन ऑक सम्मेलन में इस तथ्य पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि एक ऐसे कार्यपालन अंग की स्थापना की जाए जिसकी सदस्यता सीमित हो और जिसमें 5 बड़े राष्ट्रों को प्राथमिकता मिले और जो विश्व में शांति और सुरक्षा की रक्षा हेतु अपने दायित्वों का बखूबी ढंग से निर्वहन कर सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी का कार्यभार वे ग्रहण कर सके और जिसका सत्र कभी समाप्त न हो और जो हर समय शांति के लिए संकट सिद्ध होने वाले प्रत्येक कार्रवाई पर आक्रामक कृत्यों की विद्यमानता पर शीघ्र ही डिसीजन लेकर उसके निराकरण के लिए तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करने में पूर्णतया सक्षम हो। विद्यार्थियों मित्रों, इन सभी कार्यप्रणाली से लैस परिपूर्ण सुरक्षा परिषद है और जिसमें वर्तमान में 15 सदस्य विद्यमान हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य हैं। समय समय पर इस सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विस्तार को लेकर मांग उठती रही है और भारत इसकी इस स्थायी सदस्यता को लेकर प्रयत्नशील है, दावेदार है। कल की वीडियो में हमने इसके संगठन पर और परिषद की, सुरक्षा परिषद की जो कार्यप्रणाली है उसके संबंध में बताया कि आज की वीडियो में हम सुरक्षा परिषद किस प्रकार से कार्य करती है उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, तो चलते हैं सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली के संबंध में। वस्तुतः सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला एक निकाय है, संगठन है और यह स्थायी रूप से सत्र में बना रहता है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि आवश्यकता हो, आवश्यकता से तात्पर्य हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को यदि खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक अल्प सूचना पर ही, अर्थात 24 घंटे की सूचना पर बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अतः इस परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं, जिससे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करने और निर्णय देने में सुविधा उत्पन्न हो। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि संघ के मुख्य कार्यालय में बना रहता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है और प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय ऐसे मामलों से है जिनमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय अथवा स्थान का डिसीजन करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना करने से संबंधित मामले,
कार्रवाई चलाने वाले मामले, सदस्यों की बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करना आदि मामले प्रक्रिया संबंधी मामलों के अंतर्गत रखे गए हैं। लेकिन परंतु अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए डिसीजन करने के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ यह भी जरूरी होता है कि 5 स्थायी सदस्य उस निर्णय से सहमत हो। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों में निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है। लेकिन साथ ही यह भी नियम है कि झगड़े से संबंधित दल मतदान करता है, परंतु साथ में यह भी नियम है कि झगड़े से संबंधित दल मतदान नहीं करता। अर्थात जो भी सदस्य राष्ट्र झगड़े से संबंधित विषय से जुड़ा हुआ है तो मतदान में भाग नहीं लेना चाहिए। और यदि कभी सुरक्षा परिषद में ऐसे विषय पर विचार होता है जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी ऐसे सदस्य राज्य के विशेष हितों पर प्रभाव पड़ता हो तो सुरक्षा परिषद का सदस्य, और वह सुरक्षा परिषद का सदस्य भी ना हो, तब वह राज्य सुरक्षा परिषद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार सुरक्षा परिषद अपनी कार्यप्रणाली के माध्यम से अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र होती है। विद्यार्थियों, कार्यप्रणाली के पश्चात सुरक्षा परिषद के जो कार्य और क्षेत्राधिकार हैं उन पर चर्चा करना चाहिए। प्रमुख रूप से विश्व शांति और सुरक्षा, उसका चूंकि कार्य क्षेत्र है, संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे, सुरक्षा कायम रहे, और सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार भी प्राप्त हैं। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना सुरक्षा परिषद का कार्य माना जाता है। साथ ही महासचिव के चयन के मामले में भी उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी वह सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर कार्य करती है और अपने बाध्यकारी प्रभाव को बनाए रखती है। सुरक्षा परिषद के अपने आंतरिक मामलों का स्वयं निर्णय करती है, खुद ही डिसीजन करती है। यद्यपि महासभा उसके संबंध में चर्चा एवं सिफारिश कर सकती है, और जहां तक शांति और सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है, केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। विद्यार्थियों, मित्रों, यदि सुरक्षा परिषद यह निर्णय करती है कि किसी परिस्थिति से विश्व शांति सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है या शांति भंग हो रही है, एवं यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है, तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक कार्रवाई का आदेश करने का अधिकार प्राप्त है, और सदस्य राष्ट्र चार्टर की इच्छा अनुसार उक्त निर्णय को मानने और लागू करने के लिए बाध्य है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि सुरक्षा परिषद किस प्रकार से पूर्ण अधिकार क्षेत्र को बनाए हुए हैं और कितने उसको व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। संपूर्ण विश्व में शांति और सुरक्षा रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद का ही है। साथ ही नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त है। महासभा के संबंध में जब हम चर्चा कर रहे थे, उस समय भी आपको हमने बताया कि नए सदस्य राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करने में महासभा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और महासभा की सिफारिश के बाद ही सुरक्षा परिषद नए सदस्यों को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में
सदस्यता प्रदान करने के लिए निर्णय करती है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पास अपना आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसे वह सुरक्षा परिषद के विचार हेतु भेज देता है और सुरक्षा परिषद सदस्यता प्रदान करने से संबंधित अपनी समिति की राय पर स्वयं उक्त देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार करती है, जिसमें वह बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों से संतुष्ट होकर महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज देती है और सुरक्षा परिषद की उक्त सिफारिश उसके सभी स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही आधारित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह बात आपको मालूम है, विदित है। और स्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर ही सुरक्षा परिषद एवं अंत में महासभा अपना निर्णय ले सकती है। विद्यार्थियों, मित्रों, आप सभी को विदित है, ज्ञात है कि सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति की स्थापना है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवादों को प्रस्तावों के द्वारा समाप्त करना चाहती और उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है और अंत में जब ये उसके द्वारा की गई कार्रवाई सक्सेस नहीं होती है तो अंत में सैनिक कार्रवाई की शक्ति एवं अधिकार का वो प्रयोग कर सकती है। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यूएनओ के चार्टर में कहीं पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना का उल्लेख नहीं है, लेकिन सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार अवश्य है कि वे सदस्य राष्ट्रों से किसी भी समय उसे सेनाएं उपलब्ध कराने को कह सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं उनसे सुरक्षा परिषद विश्व में शांति स्थापना करने के लिए उस देश के सैनिकों से संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे तले संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना के नाम से अपने देश के सैनिकों को बुलाने के लिए आदेश दे सकती है। इस प्रकार का अधिकार सुरक्षा परिषद को प्राप्त है। इसके अलावा वह अपने निर्धारित उद्देश्य विश्व में शांति की स्थापना करना के लिए आदेश देती है और चार्टर ने सुरक्षा परिषद को अधिकृत भी किया है कि वे शांति की स्थापना के लिए जल, थल और नौसेना तथा जो भी जरूरी हो यथा उचित उनका प्रयोग वे कर सके। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई हो सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित करने का उसे अधिकार दिया गया और परिषद पुनः सदस्यता प्राप्त कराने का अधिकार भी रखती है, अर्थात उसे निकाल भी सकती है, अनिश्चित काल के लिए उसे वंचित भी कर सकती है सदस्यता से और पुनः उसे सदस्यता दे भी सकती है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद के निर्णय पर ही ऐसा राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगातार अवहेलना की हो उसे अपनी सदस्यता से वंचित भी होना पड़ सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही हो सकता है। अब हम विद्यार्थियों सुरक्षा परिषद की जो तरीके हैं उन तरीकों पर विचार विमर्श करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के लिए सुरक्षा परिषद किन किन तरीकों का प्रयोग करती है। उन तरीकों में सर्वप्रथम हम संबंधित राष्ट्रों की आपसी वार्ता को लेना चाहेंगे, पत्र व्यवहार को लेना चाहेंगे कि सुरक्षा परिषद सबसे पहला तरीका जो अपनाती है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो ये है कि जो विवाद वाले देश हैं, संबंधित जो राष्ट्र हैं, विवाद से संबंधित राष्ट्र हैं, उनसे आपसी वार्ता की जाए, पत्र व्यवहार किया जाए, जनसंचार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से उनसे आपसी चर्चा करने के बाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। विद्यार्थियों, इसके अलावा पंचों के माध्यम से, मध्यस्थों के माध्यम से और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा निर्णय के माध्यम से वो कुछ सुझाव भी रखती है।
और तीसरा उसका जो प्रभावी उपाय है वो दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाना है। और अंतिम उपाय तो आपको मैंने अभी भी बताया कि आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय जो है वो सैनिक कार्रवाई है। इन सभी 3 उपायों से भी यदि उसका हल नहीं होता है तो अंत में सुरक्षा परिषद सैनिक कार्रवाई कर सकती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं है, पर सैनिक कार्रवाई के लिए उसे सदस्य राष्ट्रों की सेनाएं प्राप्त हो जाती हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, इस प्रकार हमने सुरक्षा परिषद के कार्यप्रणाली, उसका कार्य, उसका क्षेत्राधिकार पर चर्चा की। और कल की वीडियो में हम पुनः परिषद के जो तरीके हैं, कार्य करने की जो प्रणाली है, 4 उसके जो तरीके हैं, उन पर पुनः चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं, ऐसी घटनाएं जिसके कारण उसको सैनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही परिषद की सैनिक स्टाफ समिति क्या है और सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली तथा वीटो का जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, उस सब पर चर्चा के पश्चात हम अगली जो बिंदु है सुरक्षा परिषद के संबंध में ही कि सुरक्षा परिषद और महासभा के बीच क्या पारस्परिक संबंध रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और अंत में सुरक्षा परिषद की भूमिका का हम मूल्यांकन करने के बाद इसका तीसरा अंग न्यास परिषद, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।